नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इसी के आगे 51 से लेकर 140 जीएस के सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में कंप्लीट देख लेंगे। ठीक है, आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम लोग सभी प्रश्नों को डिटेल से कवर करेंगे। ठीक, अच्छा, जो लोग इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप सभी वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और सभी प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए 51 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से की जा सकती है। ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद की अनुशंसा से की जा सकती है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 124 की बात करें तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, और अनुच्छेद 129 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे तो याद रखिएगा, आने वाले हर एग्जाम में ये जरूर पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 129, ये सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसकी अनुशंसा से की जाती है, तो संसद के अनुशंसा से। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 124 की बात करें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 129 की बात करें तो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 52 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन दिया है राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करेगा। दूसरा कथन है प्रत्येक राज्य, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय निकायों का गठन करेंगे। तीसरा कथन दिया है ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकेंगे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में, किस भाग में बात किया जा रहा है, तो भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़कर, कितने, 16, कौन कौन से, तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओक तक कुल कितने अनुच्छेद हुए, 16। ठीक, 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय, ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, तो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में कुल 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, और पंचायत की बात करें तो देखिए राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करेगा, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। और प्रत्येक राज्य, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय निकायों का गठन करेगा, ये भी सही सम्मिलित है। ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकेंगे। इसके सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। यहाँ पे संस्थान और उसके अनुच्छेद दिए गए हैं, उसे मैच कराना है। आइए देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत इसका जिक्र किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग, तो देखिए अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ध्यान रखिएगा यहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात किया जा रहा है। यह अनुच्छेद 338 के तहत इसका जिक्र किया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। ठीक, अच्छा इसको मैचिंग में देखेंगे तो इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसे बताना है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 89वें संविधान संशोधन, कौन से? तो 89वें अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 338, ये सब याद रखिएगा, आर्टिकल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत वर्ष 2004 में, 338 को कब जोड़ा गया था? तो वर्ष 2004 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338A के अंतर्गत वर्ष 2004 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, और यह एक संवैधानिक निकाय है, ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती है? यह हिरासत विधि सम्मत है। यदि हिरासत विधि सम्मत है, कार्यवाही किसी विधानमंडल के अवमानना के तहत हुई हो, हिरासत न्यायालय क्षेत्र के बाहर हुई हो, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती। किस स्थिति में जारी नहीं की जा सकती? तो यदि हिरासत विधि सम्मत हो और कार्यवाही किसी विधानमंडल के अवमानना के तहत हुई हो और हिरासत न्यायालय क्षेत्र के बाहर हुई हो, ये सभी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भारतीय संविधान में रिट जारी करने की बात करें दोस्तों, तो भारत में रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को, किसको? सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट जारी कर सकती हैं। ठीक है, तो रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कथन कारक से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है, कोई भी सरकार नीति बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में स्वतः प्रवर्तनीय है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, अच्छा, कोई भी सरकार नीति बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में स्वतः प्रवर्तनीय है। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत है, यानी गैर न्याय संगत है, यानी इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन, छठी अनुसूची से संबंधित विषय,
नागरिकता, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन करने के लिए संशोधित किया जा सकता है और छठी अनुसूची से संबंधित विषयों में भी नागरिकता और संसद सदस्यों के वेतन भत्ते ये सभी प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित किए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सुरक्षा, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का प्रोत्साहन अनुच्छेद 46 के तहत, इस अनुच्छेद 46 के तहत, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के तहत, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन अनुच्छेद 51 के तहत इसका उल्लेख किया गया है, जबकि सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सुरक्षा इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर की जाती है। आपातकाल की उद्घोषणा को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नीचे दिए गए कथनों में सही उत्तर बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर की जाती है, मौखिक में नहीं। ठीक, किसके सलाह पे? तो लिखित सलाह पे, न कि मौखिक सलाह पे। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। और आपातकाल की उद्घोषणा को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, दी जा सकती है। तो इसका दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो एक और न ही दो सही है। ठीक, देखिए दोस्तों, आपातकाल की बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत आपातकाल आता है? भाग 18 के अंतर्गत। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक आपातकाल के जिक्र किया गया है। ठीक, अच्छा, 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं भारत में। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ये भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं और आपातकाल का जिक्र भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किया गया है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर की जाती है, इसे याद रखिएगा, मौखिक के आधार पर नहीं। ठीक, और आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। लोकसभा महासचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यह संसदीय प्रथाओं एवं परंपराओं का रक्षक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इससे बताना है। देखिए दोस्तों, लोकसभा महासचिव की बात करें तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लोकसभा महासचिव, यहाँ महासचिव की बात हो रही है, इसे ध्यान दीजिएगा। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है और यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रति नहीं, अपितु ये लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। यह संसदीय प्रथाओं एवं परंपराओं का रक्षक होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल कथन 3 सत्य है, सही है। ठीक, चलिए 61 देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए गठित
निम्नलिखित आयोगों एवं समितियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सरकारियाँ आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और राजमन्नार समिति, तो इनका गठन कब हुआ है और इन्हें सही क्रम में भी दर्शाना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सरकारियाँ आयोग के गठन की बात करें दोस्तों, तो सरकारियाँ आयोग का गठन कब किया गया, तो 1983 में। ठीक। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन, इसका गठन 1966 में। ठीक। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का गठन 1973 में। और राजमन्नार समिति की बात करें तो इसका गठन 1969 में किया गया था। ठीक। अच्छा, इनके क्रम को देखेंगे, अगर इन्हें क्रम में करें तो सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का आएगा, तो इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन पहले मिल जा रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 29 के तहत। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 के तहत। देखिए दोस्तों, संविधान में नागरिकों को अनुच्छेद 29 के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक। बात करें अनुच्छेद 350 का की, तो इस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, और अनुच्छेद 350 ख की बात करें तो इसके अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 की बात करें तो इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर। अनुच्छेद 371 जे को कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 95वां संविधान संशोधन अधिनियम, 89वां, 96वां या फिर 98वां संविधान संशोधन के द्वारा? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा कर्नाटक राज्य को विशेष प्रावधान करता है, कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। ठीक। तो 98वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 371 जे को जोड़ा गया था। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक यानी वैधानिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, भारत में मत देने का अधिकार की बात करें तो भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक यानी वैधानिक अधिकार है। ठीक है। और भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, यानी जो चीज़ संविधान में नहीं किया गया है तभी तो वे विधिक या वैधानिक होते हैं, अन्यथा संवैधानिक कहे जाते। ठीक। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अब तक घोषित 6 शास्त्रीय भाषाओं को वर्ष के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संस्कृति, तमिल, तेलुगु और ओडिशा इससे दिए गए हैं। इनके वर्ष को वर्ष के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। आइए देखते हैं। देखिए, शास्त्रीय भाषा में सबसे पहले किस भाषा को जोड़ा गया था, शामिल किया गया था? तो देखिए, तमिल को कब किया गया था? तो 2004 में। ठीक। उसके बाद संस्कृत को कब शामिल किया गया था शास्त्रीय भाषा में? तो 2005 में। 2005 में। ठीक। तेलुगु की बात करें तो इसे 2008 में तेलुगु को। ओडिया को शास्त्रीय भाषा में 2014 में शामिल किया गया था। ठीक। अच्छा, इनके क्रम को भी दर्शाना है तो सबसे पहले तमिल आ जाएगा, दूसरा नंबर देखिए, फिर उसके बाद संस्कृत, फिर उसके बाद तेलुगु, फिर ओडिया आएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पे 6 शास्त्रीय भाषाओं की बात किया जा रहा है, 4 शास्त्रीय भाषा दिए गए हैं। अन्य 2 शास्त्रीय भाषाओं की बात करें दोस्तों तो देखिए, तेलुगु के साथ कन्नड़ भाषा को भी 2008 में जोड़ा गया था। किसे? तो कन्नड़ भाषा को 2008 में जोड़ा गया था। और छठा शास्त्रीय भाषा यानी मलयालम की बात करें तो मलयालम को
यहाँ लिख देते हैं। मलयालम की बात करें तो मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन से हैं? तमिल पहली बार, तमिल को शास्त्रीय भाषा में, इसे याद रखिएगा, बहुत बार ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि शास्त्रीय भाषा में पहली बार किस भाषा को शामिल किया गया था, तो तमिल को याद रखिएगा, तमिल को 2004 में। फिर दूसरा शास्त्रीय भाषा संस्कृत को 2005 में। तीसरा शास्त्रीय भाषा की बात करें तेलुगु, फिर कन्नड़ को 2008 में, फिर मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में शामिल किया गया है। ठीक है। अच्छा, हाल ही में 5 नए शास्त्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वे कौन कौन से हैं? तो इसे भी याद रखिएगा। मराठी, ठीक, उसके बाद पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये 5 शास्त्रीय भाषाओं को हाल ही में शामिल किया गया है। यानी भारत में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? तो कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई हैं। इसे याद रखिएगा। पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थे, 5 नए शास्त्रीय भाषाएं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। ठीक है, तो इतने बातों को आप सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन्हें दुर्व्यवहार और साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 124(4) में किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, संस्कृति आईएएस ने इस प्रश्न में पहले स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया है। ठीक है, और लक्ष्मीकांत में आप देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया में दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार को माना है। ठीक है, जबकि संस्कृति आईएएस इसे गलत बताया है। और न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 124(4) में किया गया है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो संस्कृति आईएएस के हिसाब से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। एक बार आप सभी इस प्रश्न को अपने स्तर से जांच लीजिएगा। ठीक है, इसे आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसे देख के अपने हिसाब से इसकी जांच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा शक्तिशाली है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय एवं अंतिम अपीली न्यायालय के साथ नागरिकों के अधिकारों का गारंटर भी है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, यह स्टेटमेंट दोस्तों अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का है। किसका है? तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जी का है। ठीक है, इनके अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा शक्तिशाली है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय एवं अंतिम अपीली न्यायालय के साथ नागरिकों के अधिकारों का गारंटर भी है। ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शामिल किया गया था? संथाली, कोंकणी, नेपाली या फिर डोंगरी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, 71वें संविधान संशोधन में नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था। ठीक, तो इस अनुसार इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, 8वीं अनुसूची की बात करें तो 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, कोंकणी के साथ साथ मणिपुरी को भी मणिपुरी को शामिल किया गया था। ठीक, अच्छा, संथाली और डोंगरी की बात करें, संथाली और डोंगरी को इसे 92वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा कुल चार भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 2 तो आपके सामने है, एक संथाली, डोंगरी। ठीक, तो इसमें 2 और अन्य की बात करें तो 2 और अन्य में बोडो हो जाएगा, बोडो और मैथिली। ठीक, तो 92वें संविधान संशोधन के तहत संथाली, डोंगरी, बोडो और मैथिली को जोड़ा गया, जबकि 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था।
अच्छा, 8वीं अनुसूची में पहली बार किस भाषा को जोड़ा गया था? तो देखिए 8वीं अनुसूची में पहली बार 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी को जोड़ा गया था, इसे भी याद रखिएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतनी बातों को आप सभी समझ लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किस वाद में भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किस वाद में भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकारिक निकाय है, इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बताइए इसका सही जवाब अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, परिसीमन आयोग की बात करें तो परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकारी निकाय है, ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन देखिए परिसीमन आयोग भारत के एक उच्चाधिकार निकाय है, ऐसा इसलिए नहीं कि इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो देखिए परिसीमन आयोग की बात करें तो परिसीमन आयोग, इसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया गया है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और इसके आदेशों की प्रतियां संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदन के समक्ष रखी जाती है, लेकिन उनमें उनके द्वारा कोई संशोधन करने की अनुमति नहीं है। यानी परिसीमन आयोग के द्वारा जो भी प्रतियां संबंधित चाहे लोकसभा को या फिर विधानसभा को सौंपी जाती हैं, उनमें इनको ये अधिकार नहीं है कि वे कोई संशोधन उसमें कर सकें। ठीक है, इसलिए परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकार निकाय है। ठीक, इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, पर दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। यहाँ पे भाषा और उसके संस्थान दिए गए हैं, इसे मैच कराना है। आइए देखते हैं। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय भाषा संस्थान ये मैसूर में स्थित है। केंद्रीय संस्कृत संस्थान की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान ये आगरा में। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक, ये सभी सुमेलित हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। GVK राव समिति, LM सिंधवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, इन समितियों को कब गठित किया गया इसे बताना है। देखिए दोस्तों, GVK राव समिति की बात करें तो GVK राव समिति 1985 में और LM सिंधवी समिति 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन। अशोक मेहता समिति 1977 में। ठीक, 1977 में अस्तित्व में आया था। ठीक, तो इनके क्रम में अगर दर्शाएं इन सभी को तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों का गठन, पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों का रक्षा या फिर गोवध निषेध। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवन की रक्षा, इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 48A के द्वारा इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है? समता एवं समावेशन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, सहभागिता एवं विधि का शासन, धार्मिकता एवं भावुकता। देखिए दोस्तों, सुशासन का आधार स्तंभ की बात करें तो समता एवं समानता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, सहभागिता एवं विधि का शासन, ये सभी सुशासन का आधार स्तंभ है। और धार्मिकता एवं भावुकता की बात करें तो ये सुशासन के आधार स्तंभ के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 75 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपबंध है जिन्हें केवल आधे से अधिक राज्यों की
विधियों के अनुमोदन के पश्चात ही संशोधन किया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान, किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन। देखिए दोस्तों, केवल आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन के पश्चात ही संशोधन की बात करें तो इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान, ये सभी को इसके द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? तो आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन के पश्चात ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसमें? तो राष्ट्रपति के चुनाव, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान में। जबकि किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन हो तो इसके द्वारा संशोधन, इसे केवल साधारण बहुमत के द्वारा, किसके द्वारा? केवल साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन से इसका सृजन या उन्मूलन किया जा सकता है। तो चौथा कथन इसका गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 1, 2 और 3 सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर, भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई है। नीचे दिए गए गुण का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भारत के संवैधानिक विकास की बात करें दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया, तो बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, यह भी स्टेटमेंट सही है। इसका दोनों सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान और देश दिए गए हैं, इसे मैच कराना है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान देश से लिया गया है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, इसे किस देश से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, इसे कनाडा के संविधान से। संसद की संविधान संशोधन प्रक्रिया, और ये दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। ठीक, तो इसे मैचिंग में देखेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय शासन के कार्यप्रणाली में सुधार के रूप में एक आधार स्तंभ माना जाता है। 74वें संविधान संशोधन ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन की बात करें, 74वें संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय शासन के कार्यप्रणाली में सुधार के रूप में एक आधार स्तंभ माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये 74वें संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ये स्टेटमेंट ये भी सही है और एक दूसरे के दोनों व्याख्या कर रहे हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आर ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण को प्रस्तावित किया। तो देखिए दोस्तों, नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव की बात किया जा रहा है, तो इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के निर्माण को प्रभावित किया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत की शासन व्यवस्था का दर्शन प्रस्तावना में परिलक्षित है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, वहीं संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के साथ अपनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के बाद अपनाया गया था, साथ में नहीं, बाद में इसे अपनाया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राज्य प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राज्य प्रमुख का अर्थ होता है राष्ट्रपति के चुनाव की बात किया जा रहा है। राज्य का प्रमुख कौन होता है भारत में? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष से होता है। ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, यह केवल नागरिकों को प्राप्त विधिक अधिकार है, यह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विधिक अधिकार है, यह न तो मूल अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है। देखिए दोस्तों, भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विधिक अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में विधिक अधिकार है। ठीक है, पहले ये मौलिक अधिकार था, इसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ वीजा रहित आवागमन की सुविधा को समाप्त कर दिया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, भारत ने म्यांमार के साथ वीजा रहित आवागमन की सुविधा को समाप्त कर दिया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। यहाँ पे पुस्तक और उसके लेखक दिए हैं, इसे मैच कराना है, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अनइक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनइक्वल के लेखक स्वामी नारायण हैं। पोजेशन के लेखक ए.एस. व्यास हैं। चरैवती के लेखक कौन है? जो इसके लेखक प्रणव वर्धन। सिल के लेखक आरती प्रसाद हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 हवाई अड्डों का प्रस्ताव रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रस्तावित हवाई अड्डों की सूची में शामिल नहीं है? आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती या फिर सीतापुर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सीतापुर इसमें शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा उत्तर प्रदेश की बात किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 5 हवाई अड्डों का प्रस्ताव रखा गया है। ये 5 हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पे प्रस्तावित हैं? तो देखिए, आजमगढ़, श्रावस्ती और अलीगढ़, ये 3 आपके सामने हैं। चौथे की बात करें तो चौथा मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक है, मुरादाबाद चौथा हो जाएगा। और 5वें की बात करें तो 5वां हवाई अड्डा चित्रकूट में प्रस्तावित है। कहाँ पे प्रस्तावित है? चित्रकूट में। ठीक, ये 5 हवाई अड्डों का प्रस्ताव हाल ही में प्रस्तावित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ का सदस्य चुना गया है? ननील किशोर, उमाशेखर, रंजीता कपूर या फिर शशि कुलश्रेष्ठ? देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ का सदस्य उमाशेखर को चुना गया है। ठीक, चलिए यहाँ पे देश और उसके राष्ट्रपति को मैच कराना है। आइए देखते हैं। लाइबेरिया के राष्ट्रपति की बात करें तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बर्नार्डो एरेवलो हैं। ठीक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति की बात करें तो ये फेलिक्स सिसेकेडी हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई हैं। इसे मैचिंग में देखेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर देखते हैं। हाल ही में इसरो ने निसार उपग्रह के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्णय लिया है? नासा, जाक्सा, रोस्कोसमोस या फिर CSA? देखिए दोस्तों, इसरो ने निसार उपग्रह के निर्माण के लिए USA के नासा के, ठीक है, किस देश के? तो नासा के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्णय लिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों का शीर्ष स्तरीय वार्षिक सम्मेलन है। इसका आयोजन भारत के नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों का शीर्ष स्तरीय वार्षिक सम्मेलन है। ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन भारत के नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 88 नंबर देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जमरानी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर राजस्थान? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड में।
जमरानी बांध परियोजना ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, चलिए 89 नंबर देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा टाट माडा निम्नलिखित में से क्या है? तो टाट माडा दोस्तों ये म्यांमार का सैन्य जुंटा है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए विश्व का पहला नाइट स्काई रिजर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? अलास्का, गुआंगझाओ, न्यू साउथ वेल्स, लद्दाख। तो देखिए विश्व का पहला नाइट स्काई रिजर्व ये लद्दाख में निर्मित किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो विश्व का पहला नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो लद्दाख में। ठीक, चलिए 91 नंबर देखते हैं। महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति करता है और यह राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा उसे चुनना है। तो देखिए दोस्तों, महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, पर राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, यह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। ठीक, महाधिवक्ता की बात करें तो भारतीय संविधान में महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। ठीक, और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, महाधिवक्ता की बात करें तो ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, यानी ये राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। ठीक है, तो इसका पहला कथन गलत था जबकि दूसरा कथन बिल्कुल सही है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के पश्चात संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में असहमति होने पर इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए, संविधान संशोधन के विषय में पूछा जा रहा है। संविधान संशोधन में देखिए दोस्तों, इसे राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के पश्चात संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है। ठीक है, और वहीं दोनों सदनों में अस्तित्व में होने में दोनों सदनों में असहमति होने पर इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन को दोनों सदनों में अलग अलग ठीक है दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। ठीक है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, न तो एक और न ही दो सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। यहाँ पे कुछ अधिनियम दिए गए हैं, उसके प्रावधान उसे मैच कराना है। आइए देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात करें तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति की बात की गई है। और चार्टर अधिनियम 1853 की बात करें तो इसके अनुसार भारत परिषद का गठन किया गया था। और भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो इसके अनुसार कानून निर्माण में भारतीय भागीदारी सहभागिता को ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो इसके अनुसार भारत राज्य सचिव परिषद की समाप्ति की गई थी। तो इसको मैचिंग में देखेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयोग केंद्र या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा सही है इसे बताना है। तो देखिए दोस्तों, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी निर्वाचन आयोग की पदावधि का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक, वहीं सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त केंद्र या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है। ठीक है, इनकी नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, केवल कथन एक सही है। ठीक, चलिए 95 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कुछ वाद और निर्णय दिए गए हैं, उसे मैच कराना है। तो गोलकनाथवाद की बात करें तो गोलकनाथवाद मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति से संबंधित है। केशवानंद भारतीवाद ये मूल ढांचे के सिद्धांत संबंधित है। मिनर्वा मिल्स ये भारत मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व में पूरकता से संबंधित है। इंदिरा नेहरू गांधीवाद ये मूल संरचना के सिद्धांत पर रोक से संबंधित है। ये सभी सम्मिलित हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब
ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 से देखते हैं। 96 में दिया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में समावेशी शिक्षा का अधिकार न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज के निर्माण का आधार हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में समावेशी शिक्षा का अधिकार न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज के निर्माण का आधार है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर भी रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर रहती है। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होने के साथ साथ कार्यपालिका का भी मुखिया होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन के अनुसार इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए वैधानिक पर निर्भर रहता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, ये निर्भर नहीं रहता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होने के साथ साथ ये कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। ये राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, दोनों कथन इसका सही है। चलिए, यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद और संबंधित विषय के में दिया गया है, इसे मैच कराना है। तो 99 क्वेश्चन नंबर में आइए मैच कराते हैं। अनुच्छेद 39 का में किसका उल्लेख किया गया है? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की वैज्ञानिक तकनीक का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसे मैचिंग में देखेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसे बताना है। यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। इसके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। इसके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात करें तो देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य के द्वारा इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, और राज्य विधानसभाओं के सदस्य केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का
पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। दोनों स्टेटमेंट इसका सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, आर के नारायण। देखिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन कौन कार्य किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण, ये लोग उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 3 और 4। नीलम संजीव रेड्डी कभी उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं। ठीक, ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 में पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। इसमें कौन सा सही नहीं है उसे बताना है। तो देखिए दोस्तों, संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं अपितु राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट इनका गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री के संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, न कि प्रधानमंत्री में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही से बताना है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयाण पद पर बने रहते हैं। कानून निर्माण से संबंधित प्रस्ताव के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद नहीं अपितु ये लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। संघीय मंत्री प्रधानमंत्री के नहीं राष्ट्रपति के, किसके? राष्ट्रपति के प्रति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। कानून निर्माण से संबंधित प्रस्ताव के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल कथन 3 सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात देश के प्रधानमंत्री बने हैं? पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई। तो राज्य के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात देश के प्रधानमंत्री ये सभी बने हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों ये जो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश के। नरेंद्र मोदी आपको सभी को पता है गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एच.डी. देवेगौड़ा की बात करें तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं कर्नाटक के। और मोरारजी देसाई की बात करें तो तत्कालीन बम्बई, ठीक है, तत्कालीन बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक, ये सभी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पदेन अध्यक्ष होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पदेन अध्यक्ष होता है। अच्छा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। कब? तो 1942 में। और यह एक स्वायत्त संस्था है। कैसी संस्था है? तो स्वायत्त संस्था है। ठीक, और
और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तदर्थ समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसे बताना है। इनकी संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। प्रयोजन पूर्ण होते ही इन समितियों को विघटित कर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, तदर्थ समिति की बात किया जा रहा है, यानी ऐसी समिति जो अस्थायी प्रकृति की समिति होती हैं उसकी बात किया जा रहा है। तो इसकी संख्या 3 से 8 तक हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रयोजन पूर्ण होते ही इन समितियों का विघटन कर दिया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता से निर्भरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अगर सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया है, अगर सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता से निर्भरता की बात करें तो दिए गए सभी कथन सही हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अच्छा, दल बदल विरोधी कानून की बात करें तो दल बदल विरोधी कानून को 92वें संविधान संशोधन के तहत, किससे? 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत, ठीक है, इसे संविधान के 10वीं अनुसूची में, किसमें? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो दल बदल विरोधी कानून को वर्ष 1985 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही, इसे बताना है। यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का विघटन होने पर अध्यक्ष को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, तो लोकसभा अध्यक्ष ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लोकसभा का विघटन होने पर अध्यक्ष भी अपना पद छोड़ देता है। तो देखिए, लोकसभा के विघटन होने के बाद भी लोकसभा अपने पद पर बना रहता है, ठीक है, पद पर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा नहीं गठित हो जाती, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी, केवल कथन 1 सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित राज्यों के लिए बाध्यकारी होती हैं। इसमें 6ठी अनुसूची से संबंधित राज्यों को शामिल किया गया है। गुड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसके द्वारा की गई सिफारिशों संबंधित राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। ठीक, इनके द्वारा सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती हैं, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बल्कि परामर्श प्रकृति की होती हैं। इनकी सिफारिश, क्षेत्रीय परिषद की सिफारिश राज्यों के लिए परामर्श प्रकृति की होती हैं, न कि बाध्यकारी। ठीक, और इसमें 6ठी अनुसूची से संबंधित राज्यों को शामिल किया गया है। तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद में किसी अनुसूची का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, किसी भी अनुसूची का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए दूसरा भी स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, न तो 1 न ही 2 सही है। ठीक है, अच्छा, क्षेत्रीय परिषद की बात करें दोस्तों तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब? तो 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषद अधिनियम को स्थापित किया गया और यह एक संवैधानिक निकाय है। इस अधिनियम के द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। कितने क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना? 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद अधिनियम का गठन कब किया गया था, किसके द्वारा? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के न्याय निर्णय का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 248 या फिर अनुच्छेद 252 के तहत? देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद न्याय निर्णय का अधिकार अनुच्छेद 262 के तहत, इसे अनुच्छेद 262 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद
263 की बात करें तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन और अनुच्छेद 252 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद की शक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। अनुसूची और विषय दिए गए हैं, इसे मैच कराना है। आइए देखते हैं। दूसरी अनुसूची में भत्ते एवं विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण का उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल हैं। ठीक, ये सभी एक दूसरे से सुमेलित हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। यहाँ पे भाग और विषय दिए गए हैं, इसे मैच कराना है और इसे बताना है, सही क्रम में दर्शाना है। आइए देखते हैं। देखिए भाग 11 की बात करें तो भाग 11 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किया गया है। भाग 14 के अंतर्गत संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, इसके मैचिंग में देखेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ स्रोत और उसके विशेषताएं दिए गए हैं। आइए इसे मैच कराते हैं। ठीक है, चलिए ब्रिटेन की बात करें तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कनाडा की बात करें, यहाँ से अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना। जर्मनी से आपातकाल के समय मूलाधिकारों का स्थगन। ठीक है, अच्छा इसको मैचिंग में देखेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, इसे बताना है। आइए देखते हैं। संघ सूची में जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। राज्य सूची के विषय बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत क्या जनसंख्या नियंत्रण आता है? तो देखिए ये गलत हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है। तो देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये दूसरा वाला भी इसका गलत हो जाएगा। राज्य सूची ऑप्शन डी की बात करें तो शिक्षा क्या राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कितने सुमेलित हैं? केवल एक सुमेलित है, ए वाला। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, जनगणना संघ सूची से सम्मिलित है, ये बिल्कुल सही है। जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा ये दोनों समवर्ती सूची के विषय हैं। किसके हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा ये समवर्ती सूची के विषय हैं। और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लघुकरण के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। परिहार के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदले बिना अवधि को कम कर दिया जाता है। विराम के अंतर्गत मूल सजा को विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद 72 के तहत यानी आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की बात किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति के क्षमादान के शक्ति के अनुरूप अगर इसे देखें तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। यानी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात करें, लघुकरण के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है और परिहार के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदले बिना अवधि को कम कर दिया जाता है। विराम के अंतर्गत मूल सजा को विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। ये सभी सही हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसी शक्ति है? कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, शयन शक्ति है, स्वविवेक शक्ति है। तो अध्यादेश किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 123 के अंतर्गत। तो जब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है तो ये कैसी हो सकती है अध्यादेश? तो अध्यादेश संवैधानिक यानी विधायी शक्ति है। ठीक है, चलिए 118 में देखते हैं। यहाँ पे अनुसूची और उसके प्रावधान दिए गए हैं। आइए हम लोग मैच कराते हैं।
अनुच्छेद 73 की बात करें तो अनुच्छेद 73 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 78 की बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, अनुच्छेद 111 की बात करें तो विधेयकों पर अनुमति। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। संसद में विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। उसे वेतन भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के तहत मिलता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, संसद में विपक्ष के नेता की बात करें तो विपक्ष का नेता, उसका कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसे वेतन भत्ते सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह ही मिलता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। गढ़पूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होने पर यह प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दे। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, गढ़पूर्ति की बात करें तो प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी 1/10वां भाग गढ़पूर्ति का होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होने पर प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं होता है, अपितु अध्यक्ष का दायित्व होता है। लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व होता है। ठीक है, और देखिए लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति का यह दायित्व बनता है। सभापति का यह दायित्व बनता है, इसलिए प्रधानमंत्री की यह दायित्व नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 में पूछा जा रहा है कि संसद में सदन की कार्यवाही हेतु भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संविधान में सदन की कार्यवाही हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपबंध किया गया है। पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को सदन में मातृभाषा के प्रयोग का अधिकार दे सकता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, सदन की कार्यवाही हेतु भाषा की बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ए आर दोनों सही हैं। माफ करिएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। संसद के प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल का उल्लेख औपचारिक साधन के रूप में किया गया है। संसद के पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। तारांकिक प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। अतारांकिक प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। देखिए दोस्तों, संसद की प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल का उल्लेख अनौपचारिक, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक रूप से अनौपचारिक साधन के रूप में किया गया है, न कि औपचारिक, इसलिए पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। संसद के पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, ये बिल्कुल सही है। तारांकिक प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अतारांकिक प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है। इस प्रस्ताव का समर्थन के लिए 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें केवल अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा केवल लोकसभा का विघटन किया जाता है, लोकसभा का विघटन किया जाता है, न कि राज्यसभा के, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस प्रस्ताव का समर्थन के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 सही है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। इसमें प्रस्ताव और प्रावधान दिए गए हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए। ठीक, चलिए देखिए, कटौती प्रस्ताव की बात करें तो कटौती प्रस्ताव, क्या प्रावधान है कटौती प्रस्ताव लाने का। तो यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। ठीक, कटौती प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये अविलंबित लोक महत्व के किसी मामले पर मंत्री का ध्यान
करने के लिए लाया जाता है। ठीक है। निंदा प्रस्ताव की बात करें तो निंदा प्रस्ताव दोस्तों इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। और धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। ठीक, धन्यवाद प्रस्ताव में। ठीक है, तो इस मैचिंग में इससे देखेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, निंदा प्रस्ताव की बात करें, निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। और निंदा प्रस्ताव इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है। सही उत्तर चुनिए। देखिए, धन विधेयक की बात करें तो इसे केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, धन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो धन विधेयक को अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही है, इसकी आवश्यकता होती है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 126 नंबर देखते हैं। इसमें बताना है कितने सही सुमेलित हैं या अनुच्छेद और उसके प्रावधान दिए गए हैं। क्या अनुच्छेद 109 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 112 में क्या वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया है? क्या अनुच्छेद 108 में विनियोग विधेयक का प्रावधान है? क्या अनुच्छेद 117 में विनियोग विधेयक का है? या फिर क्या अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है? कितने सही सुमेलित हैं? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, एकमात्र यही सुमेलित हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल एक सुमेलित हैं। ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो ये 112 के अंतर्गत, और वित्त विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। ठीक है। वहीं विनियोग विधेयक की बात करें तो विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के अंतर्गत विनियोग विधेयक का जिक्र किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं इसके बारे में सही कथन चुनिए। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसकी कार्यवाही राज्यसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित की जाती है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, संयुक्त बैठक की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, इसकी कार्यवाही राज्यसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती हैं। तो देखिए, संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के नियमों के, किसके? लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा नहीं होगा, लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुरूप संचालित होगी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, केवल कथन एक सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसे बताना है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों का और व्यय का विवरण होता है। प्रधानमंत्री इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश कर। तो बताइए क्या सही होगा। देखिए दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण, देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसे आम बोलचाल में हम लोग बजट का उल्लेख करते हैं। बजट की बात किया जा रहा है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाता है। तो ये प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है, ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को यानी बजट को हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाता है। ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल एक सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या सही है। भारित व्यय के संबंध में सदन में मतदान का प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संचित निधि के भारित व्यय हैं। सही उत्तर का चुनाव करिए। देखिए दोस्तों, संचित निधि की बात करें तो संचित निधि भारित व्यय के संबंध में सदन में मतदान का प्रावधान है, प्रावधान नहीं है।
भारत व्यय के संबंध में सदन में प्रावधान नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, संचित निधि में भारत व्यय के संबंध में बात करें तो इसमें मतदान का प्रावधान नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन संचित निधि से दिया जाता है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते, ये जो हैं वेतन और भत्ते, ये राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, राज्य संचित निधि से दिए जाते हैं, न कि ठीक है। और पेंशन केवल भारत की संचित निधि से दिया जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं और पेंशन भारत के संचित निधि से इन्हें दिया जाता है। ठीक है, और भारत की संचित निधि की बात करें तो भारत व्यय संचित निधि पर भारत व्यय के संबंध में सदन में मतदान का प्रावधान नहीं है, इसके लिए कोई मतदान नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन विषयों के संदर्भ में राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त है? राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, धन विधेयक। देखिए दोस्तों, राज्यसभा को विशेष शक्तियों की प्राप्ति की बात करें तो राज्यसभा की शक्तियों में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाना, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है। धन विधेयक ये लोकसभा, केवल लोकसभा के लिए होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन 1 और 2 सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। ठीक है, चलिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेरणा दिवसथली। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में सर्वोच्च संस्थान निम्नलिखित में से किस देश ने हासिल किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, डेनमार्क। ठीक, चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है इसे बताना है। इसका आयोजन युगांडा की राजधानी काम्पाला में किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना है। तो देखिए दोस्तों, इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन युगांडा की राजधानी काम्पाला में किया गया। इसका केंद्रीय विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? तो देखिए, ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड दोस्तों एप्पल है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। एक्सपो सैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सपो सैट मिशन की बात करें तो इस उपग्रह को इसरो द्वारा PSLV C58 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। बिल्कुल सही है। इसके मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाए, केप वर्दे। ठीक है, केप वर्दे ये मध्य अटलांटिक महासागर में 10 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, तो हाल ही में इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। यहाँ दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। पुस्तक और उसके लेखक हैं। देखिए, फायरबर्ड के लेखक पेरुमल मुरुगन हैं। हुरदा के लेखक अथर पंडित हैं। द कमिंग वेक के लेखक, देखिए द कमिंग वेक के लेखक विवेक देवराय नहीं है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? मुस्तफ़ा सुलेमान हैं, मुस्तफ़ा सुलेमान। ठीक, और मैडम कमिश्नर के लेखक मीरन चड्ढा हैं। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी। ठीक, चलिए
क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। यहाँ जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है उससे बताना है। देखिए, खजूरी गुड़ उत्तर प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है? नहीं, खजूरी गुड़ ओडिशा का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। किसका है? ओडिशा राज्य का है, यह ओडिशा का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। ठीक। आदि केरकीर ये अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। कोरियल साड़ी ये पश्चिम बंगाल का है। और कच्ची है खरेक ये गुजरात का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए। ठीक, सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 140 यानी जीएस का ये अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे संस्थान और वर्तमान अध्यक्ष दिए गए हैं, इसे मैच कराना है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की बात करें तो इसके अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी हैं। ठीक। फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव खन्ना हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों हम लोग जीएस के पूरे 140 प्रश्नों को कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी वाले सेगमेंट को देखेंगे। ठीक, हिंदी वाले वीडियो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिंदी वाले सेगमेंट को कवर करेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।